हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नाम अभी फिर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर वीडियो में क्या डिस्कस किया था, जरा सा ध्यान देखिए। पहले मैंने दो टाइप्स के आपको पॉलीमर डिस्कस किया था, जिसमें बताया था एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा बताया था कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स में मैंने क्या बताया था कि एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, एक ही चेन एक ही मोनोमर बार बार एडिशन के थ्रू एक बड़ा सा पॉलीमर बनाता है। और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या बताता है कि उसमें भी हम क्या लेते हैं, मोनोमर ही लेते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर यूज होते हैं और कुछ छोटे मॉलिक्यूल लॉस होते हैं, जैसे कि अल्कोहल और वाटर, अमोनिया और CO2, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लॉस होके एक पॉलीमर तैयार होता है। तो यहाँ पे हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एडिशन पॉलीमर। अब एडिशन पॉलीमर में हम क्या देखते हैं, एडिशन पॉलीमर में मैंने पहले बताया था कि ये सिंथेसिस की भी यहाँ पे पॉलीमर क्लासिफिकेशन है, तो यही हमें पढ़ना भी है अपने सिलेबस में। और इसके पहले जो मैंने सोर्स के भी यहाँ पे डिस्कस किया था, और सोर्स के भी यहाँ पे डिस्कस किया था, और एक डिस्कस किया था आपका नेचर के भी, याद नहीं, सॉरी, दो टाइप के डिस्कस किए थे, और ये तीसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंथेसिस की भी यहाँ पे। तो एडिशन पॉलीमर में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसका नाम एक और होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ पॉलीमर, हम यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है, इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए चेन ग्रोथ एडिशन पॉलीमर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम करते क्या है, देखिए जैसे मानिए मैंने इथिलीन लिया, CH2 CH2, इसके एन टाइम्स यूज किया, यहाँ से पॉलीमराइजेशन हुआ, आपका कन्वर्ट हुआ CH2 इधर आपका एन टाइम्स, यानी ये चेन ओपन दोनों तरफ से रहती है कि CH2 के नए मॉलिक्यूल्स और भी जुड़ सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, ये कई बार मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तब जाके एक पॉलीमर्स बनता है। अब हमें देखिए यहाँ सबसे पढ़ने के पहले एक चीज पढ़ते हैं जो दोनों में यूज होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी यूज होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी यूज होता है। वो क्या होता है, इनमें जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो तीन टाइप के यहाँ पे मैकेनिज्म यूज होते हैं, इनकी पॉलीमराइजेशन में आपके तीन टाइप्स के मैकेनिज्म यूज होते हैं। पहला होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा होता है कैट आयनिक, और तीसरा होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये तीन टाइप के आपके मैकेनिज्म यूज होते हैं, कहाँ पे, दोनों रिएक्शन में, एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने जाएंगे, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए आप हेडिंग स्टार्ट करिए। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम पहला मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, फ्री रेडिकल्स। एक मिनट, अब देखिए आपके बुक में जो आप इस तरह पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा विनाइल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो विनाइल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, विनाइल ग्रुप आपका क्या होता है, पहले उसको देख लेते हैं। विनाइल आपका इस तरीके से CH2 CH, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दीजिए, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। अब ये ग्रुप आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये ग्रुप आपका विनाइल ग्रुप होता है। तो विनाइल ग्रुप से आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी ठीक है, वैसे जनरल चाहिए तो आप एथीन ले लीजिए बस। एथीन और उसमें डिफरेंस क्या है भाई, यहाँ पे एक H एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ पे एक G लग जाता है, तो है तो ये भी। तो अब जो वो बोलिए, मैं विनाइल से ही स्टार्ट कर दूं या तो फिर इससे, तो मैं स्टार्ट एक्चुअल में विनाइल से कर रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में विनाइल है, तो उसी से डिस्कस करते हैं। वैसे समझने में आसान इथीन से होता। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, विनाइल फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं, देखिए हमें सबसे पहले पता है कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में हमें फ्री रेडिकल्स कॉन्सेप्ट लेना है। तो फ्री रेडिकल्स मिलता क्या है, फ्री रेडिकल्स आपका मिलता है जनरली, आप बेंजोइल परऑक्साइड ले लीजिए, इसमें क्या ले सकते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड, या फिर आप ले सकते हो नॉर्मल ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ले सकते हैं, डाई ऑक्सीजन भी ले सकते हैं आप।
डाई ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब आप ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसी से फ्री रेडिकल्स आपका क्या होता है, जनरेट होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले लेते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड में हम लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर, ये बेंजाइल, यहाँ पे आर की जगह बेंजीन भी आप रख सकते हैं, फिनाइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, कैसे ये मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टेप फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे चीज ध्यान दीजिएगा, स्टेप फर्स्ट में हम यहाँ पे मैकेनिज्म में 3 टाइप के स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, चेन ग्रोइंग, या आप बोल सकते हो कि चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, चेन कैसे प्रोपगेट करता है। और तीसरा होता है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो 3 टाइप के स्टेप होते हैं किसी भी मैकेनिज्म में, चाहे वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो, या फिर आपका फ्री रेडिकल्स हो। अब चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल्स और ये फ्री रेडिकल्स, तो ये आपका डिवाइड होकर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल्स। अच्छा मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा ना, एक इधर एक इधर, तो ये हो गया। अच्छा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा एंट्रोपी सपोर्ट करेगी CO2 गैस निकलने के लिए, आपको दिख रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से एंट्रोपी क्या करेगी, इसको सपोर्ट करेगी, और ये हो जाएगा आपका 2 फ्री रेडिकल्स है, एक इसका एक इसका, तो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल्स आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा CO2, और आपका जब CO2 निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा 2R फ्री रेडिकल्स, 2R फ्री रेडिकल्स बनेंगे। चलिए हम एक R को यूज करेंगे फ्री रेडिकल्स को। तो ये आपका क्या था, पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, इसको बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग, चेन इनिशिएटिंग स्टेप बोलिए, या फिर आप बोल सकते हो चेन इनिशिएटिंग, हाँ स्टेप ही बोलते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप पहला। तो पहला तो चेन हमारा टूट रहा है, अभी चेन बड़ा नहीं है, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसी को एक ग्रुप के साथ जोड़ते हैं। चलो मैंने ले लिया विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप, 1 2 3 4 से ये आपका विनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप होते हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं ये G की जगह आपका CH3 एल्काइल एराइल ले सकते हैं आप, यहाँ पे एल्काइल एराइल कुछ भी ले सकते हैं, ये G की जगह कोई भी ग्रुप ले लीजिए जो इससे कार्बन की सेम हो। अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे अब चेन इनिशिएटिंग स्टेट हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स यूज करेंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स आप इधर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फ्री रेडिकल्स लिया, ये फ्री रेडिकल जब इसके साथ ऐड होगा, ये जो यहाँ से जनरेट हुआ था फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल जब इसके साथ ऐड होगा तो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर हमें पता है ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगी, एक फ्री रेडिकल्स इधर, एक फ्री रेडिकल्स इधर, ये फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ से हमारा तैयार हो जाएगा RCH2 CH ग्रुप, और ये हो गया आपका फ्री रेडिकल्स। तो देखिए ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसका नाम होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो चेन इनिशिएटिंग स्टेप में हमारा एक रिएक्शन फ्री रेडिकल्स तैयार हो चुका है। दूसरा हम क्या करते हैं स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में हमारा होगा चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। इसमें क्या होता है, चेन प्रोपगेट करता है, आगे बढ़ता है। तो देखिए होगा क्या, अब आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल तो रहा नहीं होगा विनाइल ग्रुप का, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स यूज होते हैं, तो मैं दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स यूज कर लेता हूँ। ये हमारा पहला हुआ RCH2CH, और यहाँ पे ग्रुप, ये हुआ आपका फ्री रेडिकल्स। मैंने क्या किया, दूसरा विनाइल ग्रुप लिया, क्योंकि मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म्स यूज होते हैं, कई नंबर ऑफ, यहाँ पे जब इथीन का देखे थे NCH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी N मतलब 100 1000 कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कई ग्रुप्स होंगे, मैं दूसरे ग्रुप के साथ इसका एडिशन कराता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये दूसरा विनाइल ग्रुप। अब देखिए अब क्या होगा, आपको पता है ये भी फ्री रेडिकल्स में डिवाइड होगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल्स हो गया, यहाँ भी फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गया। तो जब ये फ्री रेडिकल्स किस पे अटैक करेगा, ये इसके साथ अटैच होगा, और यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन प्रोसीड होकर आगे बढ़ जाएगा RCH2 साथ में CH, यहाँ पे ग्रुप, और ये आपका CH2CH ग्रुप, और ये हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल्स। तो देखिए ये इनिशिएट प्रोपगेट होने लगा ना,
ये आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड होने लगा। कैसे? पहले स्टेप में हमने जनरेट कराया फ्री रेडिकल्स को, दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, प्रोपगेट करा रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखिए क्या होता है। हमें पता है कि ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स आएंगे विनाइल ग्रुप के, फिर हम यहाँ पे एक विनाइल ग्रुप जोड़ेंगे, फिर एक ऐसा फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ऐसे कई टर्म आपके प्रोपगेट होते रहेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाली चीज हर ग्रुप में कॉमन मिलेगी, ये CH2 ए ग्रुप। तो हमें पता है कि अगले स्टेप में जब हम करेंगे इसी स्टेप में, तो हमें पता है ऐसे कई टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो ये होगा RCH2CH ग्रुप, ये इसको आप कर दीजिए एन टर्म्स, और ये हो जाएगा CH2CH ग्रुप, और ये हो जाएगा फ्री रेडिकल्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे वाला देखिए, जब इसके आगे हम फिर एक विनाइल ग्रुप जोड़ेंगे ये वाला, तो हमें पता है कि ये फ्री रेडिकल्स इसके साथ जुड़ेगा, फिर ये CH2 सीरीज ग्रुप, फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो ऐसे कई ये वाला ग्रुप CH2CH ग्रुप, फिर CH2CH ग्रुप, ऐसे कई एन टर्म्स जुड़ेंगे, क्योंकि पॉलीमराइजेशन का नाम ही होता है कई चेन एक ही साथ एडिशन होते हैं उसका, मोनोमर्स का। तो इस तरीके से हमने इसको कॉमन कर दिया, हमने लिख दिया एन टर्म्स, यानी कई नंबर ऑफ टर्म्स ही जुड़े होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर आगे हम देखिए बढ़ते हैं, क्या करते हैं। अब हम स्टेप करेंगे थर्ड स्टेप क्या होता है, टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, स्टेप थर्ड, ये आपका चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा, हमारा ये जो चेन बार बार जुड़ता जाएगा, अब इसको हमें टर्मिनेट भी तो करना है, क्योंकि पॉलीमर हमारा बन चुका है। ऐसे कई टर्म होंगे तो इसको हटाना भी पड़ेगा, ये कितने लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसके नंबर ऑफ टर्म्स मिल चुके होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो टाइप के चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होते हैं। एक पहला होता है टर्मिनेटिंग वाया कॉम्बिनेशन, टर्मिनेटिंग वाया कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग वाया डिस्प्रपोर्शनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये इजी ट्रिक है। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला हमारा मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है RCH2CH, यहाँ पे आपका ग्रुप, साथ में आप n मॉलिक्यूल्स, ये आपका CH2CH फ्री रेडिकल्स और ग्रुप ये है। अब देखिए हमें पता है कि एक ही मॉलिक्यूल तो बनाना ही होगा, कई मॉलिक्यूल्स बने होंगे। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स आपका ये बना, एक मॉलिक्यूल्स में एक और ले लेता हूँ, क्या क्या ऐसे कई मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तब तो पॉलीमर बनता है। दूसरा मैंने लिया RCH2CH ग्रुप, यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगा CH2CH फ्री रेडिकल्स और एक ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये दोनों, इसके पास भी फ्री रेडिकल्स है, इसके पास भी फ्री रेडिकल्स है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, चाहिए तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको फॉर्मेशन कर देंगे। तो दो मॉलिक्यूल्स में कर दे रहा हूँ 2R, ये फ्री रेडिकल सी फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ये कम्प्लीटली, क्योंकि इसके पास भी फ्री है, इसके पास भी फ्री है, तो ये जुड़ के दो मॉलिक्यूल बना देंगे, यही आपका पॉलीमर तैयार हो जाएगा। यानी ये फ्री रेडिकल ऐसे टर्मिनेट हो जाए, तो हो जाएगा 2RCH2CH, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे n टाइम्स CH2 और ये CH और यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे R है, इसको मैंने ऐड कर दिया है। ये मत सोचेगा ओपन है, इसकी बैलेंस से पूरी नहीं है, 1 2 3 ये पूरी हो चुकी है, H और H एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो ये आपका कंप्लीट पॉलीमर तैयार हो जाएगा। आया समझे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए अब हम क्या देखते हैं, दूसरा टर्मिनेटिंग वाया डिस्प्रपोर्शनेशन। टर्मिनेटिंग वाया डिस्प्रपोर्शनेशन।
देखिए टर्मिनेटिंग बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन को बोल सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी शो करे, वही मॉलिक्यूल रिडक्शन भी शो करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शनल, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी का रिडक्शन भी हो। तो चलिए हम देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन से कैसे हम टर्मिनेट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं R CH2 CH, यहाँ पे आपका ग्रुप, साथ में N CH2 CH और एक ग्रुप। देखिए ये हमारा बना होगा फ्री रेडिकल्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए डिस्प्रोपोर्शनल मैंने बोला कि अब आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, CH2 है ना, इसको आप H ऐसे करके लिख देंगे नीचे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में आप इसका फ्री रेडिकल्स इस तरीके से ब्रेक कर दिए, एक फ्री रेडिकल्स ये, तो देख रहे हैं यहाँ से एक फ्री रेडिकल्स क्या हो जा रहा है, रिमूव, H यहाँ से चला जा रहा है, H फ्री रेडिकल्स के साथ चला गया। तो जब H यहाँ से फ्री रेडिकल्स अपना लेके चला गया, तो एक फ्री रेडिकल्स ये और एक फ्री रेडिकल्स ये, दोनों आपस में क्या करेंगे, बांड बना देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बांड, तो हो जाएगा RCH2 CH, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स N, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे ग्रुप। ये समझ में आया, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्कीन की, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई एल्कीन की। ये क्या हुआ, H यहाँ से टर्मिनेट हो गया फ्री रेडिकल्स ये यहाँ से, तो इसका फ्री रेडिकल्स इसका फ्री, दोनों आपस में मिलके डबल बॉन्ड बना दिए। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा, इसमें टर्मिनेटिंग में डिस्प्रोपोर्शनल, मैंने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, तो दूसरा क्या हो सकता है उसको देखते हैं। R, दूसरा प्रोडक्ट इसमें बनेगा RCH2 CH, यहाँ पे ग्रुप N CH और ये आपका H, यहाँ पे CH, ये आपका ग्रुप। देखिए होगा क्या, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये इसी का कई पार्ट बने होंगे ना, तो ऐसे कई मोनोमर्स तैयार होंगे। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा पार्ट लिया, जैसे यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिया था ना, एक ये और एक ये, तो एक पार्ट का तो मैंने एल्कीन बना दिया, दूसरा पार्ट जो बचा है उसको मैंने लिया। तो दूसरा पार्ट का मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये आपका CH2 है, CH ग्रुप है, ये जो H यहाँ से फ्री रेडिकल्स निकला था, ये फ्री रेडिकल्स क्या होगा, इस रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा, ये फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ गया, तो आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, R CH2 CH, यहाँ पे ग्रुप और साथ में N टाइम्स CH H, CH को H के साथ ही जोड़ लेते हैं, इसको आप ऐसे रहेंगे CH2, ये हो जाएगा CH2, एक फ्री रेडिकल्स एक फ्री रेडिकल CH2 ग्रुप। तो आप यहाँ से देख रहे हैं क्या फॉर्मेशन हो गई, ये एल्केन की फॉर्मेशन हो चुकी है, यहाँ पे एल्कीन, यहाँ पे एल्केन। ये अगर मान लीजिए ग्रुप ना रहता H होता तो CH3 होता ना, CH2 और H CH3, तो तभी तो एल्केन ही हुआ, और ये पूरा फॉर्मेशन किसकी, एल्केन की। तो अच्छा आप एक चीज देखिए, मैंने बोला कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ कहाँ, वो तो मैंने दिखाया नहीं। तो देखिए कैसे पता हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। ऐसा में हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन, हमें पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन। तो सॉरी ये उल्टा हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ होगा, यहाँ से H लॉस हुआ, और यहाँ पे देखिए इस वाले केस में H आके जुड़ा है, तो इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी शो किया, वही मॉलिक्यूल रिडक्शन भी शो किया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। ये विनाइल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आप दिखाइए किसी भी पॉलीमर्स के अंदर, तो ये पूरा कंप्लीट उसका 3 स्टेप में होता है रिएक्शन, मैंने तीनों स्टेप डिस्कस कर दिया, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में।
अब देखते हैं दूसरा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो मैंने बताया था कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या किया जाता है, कैटायन की जनरेशन होती है। तो कैटायन की जनरेशन के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर होता है, हमें यहाँ पे एसिड चाहिए, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप ले सकते हैं H2SO4, HCl, और या तो फिर आप कोई एसिड ले लीजिए, उसको एसिड को ए से डिनोट करते हैं। अच्छा AlCl3 भी ले सकते हैं, ये भी होता है। लेविस एसिड भी ले सकते हैं ना, लेविस एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम कैसे जनरेशन कराते हैं, हमें पता है। देखिए H2SO4 आपका क्या देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा और साथ में HSO4- देगा, देगा ना। हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, चेन की स्टेप जनरेशन होती है। तो देखिए हमारा यहाँ से H+ निकल चुका ना, तो हम विनाइल कोई ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगे जो -I इफेक्ट शो करे, क्योंकि -I इफेक्ट शो करेगा तभी ये खींचेगा तभी यहाँ पे प्लस जनरेट होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, G की जगह रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके से CN, ये ग्रुप आप रख सकते हैं। अब हम करते हैं जनरेशन। देखिए हम क्या किए, यहाँ पे पहले स्टेप में H+ ले लिया और एक विनाइल ग्रुप ले लिया। तो विनाइल ग्रुप का क्या कराते हैं, देखिए ये प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको अप्रोच करेगा। जब इसको अप्रोच करेगा तो पहला स्टेप आपका शुरू हो गया, ये हो जाएगा CH2 यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये ग्रुप, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, ये हो जाएगा CH3, ये आपका क्या हो जाएगा CH3 होगा। किस लिए होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे H+ जब यहाँ से आप ऐसे नहीं समझाता, इस तरीके से बांध कर दीजिए। चलिए कोई नहीं, ये +I ग्रुप खींचने, -I इफेक्ट वाला तो ग्रुप खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ही ब्रेक होगा। इधर आपका क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोच इस तरीके से, हाँ सही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा, प्लस चार्ज, ये होगा माइनस चार्ज, तो माइनस के साथ H+ ऐड हो जाएगा क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए है ना, सही। अब देखिए हमारा चेन इनिशिएटिंग स्टेप में एक स्टेप शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे कार्बोकैटायन की जनरेशन हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, अब स्टेप सेकंड करते हैं। स्टेप सेकंड क्या होता है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपगेटिंग स्टेप क्या होगा, चेन को आपको बढ़ाना है। तो दूसरा हम ले लेते हैं ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपका ग्रुप किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ हो जाएगा CH3 CH प्लस यहाँ पे ग्रुप। अब आप देखिए फिर से वही पाई बॉन्ड क्या करेगा, इसको प्लस को अप्रोच करेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3 CH, हो जाएगा ग्रुप, यहाँ पे CH2 हो जाएगा CH, ये ग्रुप प्लस चार्ज, क्योंकि इसका लॉस हुआ है तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। अब हम आगे क्या देखते हैं, हमारा चेन प्रोपगेटिंग स्टेप शुरू हो गया, तो हमें पता है कि यही स्टेप बार बार जाएगी, ऐसे ही बार बार विनाइल ग्रुप आएगा, फिर इसका प्लस चार्ज खत्म होगा, फिर होगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में। तो मैं अगले स्टेप में क्या लिखूं, मैं इसी चीज को क्या करूं, इसी चीज को मैं n टाइम्स कर दूं, वो भी तो सही पड़ेगा। इस वाले चीज को अगर मैं n टाइम्स कर दूं, या आपको नहीं समझा, चलिए यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके ना। अब लास्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, स्टेप थर्ड आपका होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। यहाँ पे n लगाने की जरूरत है, बस यही बार बार मॉलिक्यूल ऐड होगा, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। देखिए यहाँ दिखाया नहीं जाता, बस नोट करके हम बता दें। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होगा आपका, ये होगा एक्चुअल में चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में आपका होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, H+ बार बार आ रहा है तो हम चेन ग्रोइंग स्टेप जो होता है उस चेन ग्रोइंग स्टेप में H- का क्या कर देंगे, सही, हाइड्रोजन क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसी चेन ग्रोइंग स्टेप में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए कहीं से भी, वो हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दीजिए। तो लास्ट स्टेप जो आपका होगा, इन चेन ग्रोइंग स्टेप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम,
सॉरी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का क्या करा देते हैं, लॉस करा। ये स्टेप बार बार चलेगा। एक हाइड्रोजन एटम का कहीं से लॉस करा दो, H माइनस से लेके जाओ उसको, यहाँ पे आप जोड़ दो, H इसकी खत्म हो जाएगी। तो यही होता है लास्ट में इनिशिएटिंग चेन ग्रोइंग स्टेप। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे अगला स्टेप जो होगा वो क्या करना है, इसी में आपने -H कहीं से भी H निकाल दो, हाइड्राइड वो क्या करा दो, इस पर ऐड करा दो। तो ये लास्ट स्टेप ये होगा आपका। ऐसे करा देते हैं, CH3 CH ये ग्रुप, ये CH2, ये आपका बार बार एन टाइप चलेगा, यहाँ से हटा दें, और यहाँ पे CH और एक ग्रुप यहाँ पे प्लस। तो आप क्या करो, -H प्लस, कहीं से भी एक चेन ग्रोइंग स्टेप में से H निकाल दो, ये H आप इस पर ऐड करा दो, ये पूरा टर्मिनेटिंग स्टेप लास्ट हो जाएगा। तो मैं आप इसका आगे नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एनायनिक का मतलब यहाँ पे हम कोई लेविस बेस का यूज करते हैं कार्बन आयन की जनरेशन कराने के लिए। तो हम लेविस बेस आपका ले लेते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस में आप ले लीजिए, एक NaNH2 हो गया, ये भी आपका बेस है, RMgX ये भी आपका बेस है, साथ में आप चाहिए तो लेविस बेस, या BF3 ले सकते हैं, जो कुछ भी आपको लगते हैं। BF3 तो एसिड होगा ना, अच्छा लीजिए डोनेटर NH3 ले लीजिए, लेविस बेस ले लीजिए कोई भी, NH3 भी तो लेविस बेस होता है। चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले स्टेप में। अच्छा लेविस बेस करता क्या है, लेविस बेस आपका क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, प्रोटॉन लेविस बेस आपका क्या करता है, लोन पेयर डोनेटर होता है। तो लोन पेयर डोनेट करेगा या H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो हम यहाँ करते क्या है, विनाइल ले लिया ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर कोई ग्रुप है। अच्छा एक चीज मैंने पिछले वीडियो में गलत बोल दिया, ध्यान देना थोड़ा सा। कैटायनिक जो पॉलीमराइजेशन था उसमें मैंने G की वैल्यू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लिख दिया था, वो गलत था। G की वैल्यू वहाँ पर नोट कर लीजिए थोड़ा सा, G की वैल्यू R होगा, एल्काइल या एराइल कुछ भी होगा, C6H5 इस टाइप का ग्रुप होगा, एल्काइल लिख दीजिएगा, एल्काइल प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वहाँ पे। यहाँ पे आपका G की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप यूज करेंगे आप यहाँ पे इस केस में। G की वैल्यू आप CN रख लीजिए, तो देखिए होगा क्या, जब हम यहाँ पे कोई बेस यूज करेंगे, ये बेस है, बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनेटर होता है। तो ये बेस क्या करेगा, इसको क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा इस पाई इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा, बॉन्ड खींच लेगा अपना यहाँ से। बेस डोनेटर, सॉरी यहाँ पे डोनेटर, ये आपका क्या हो गया बेस। तो बेस इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। हाँ इस तरीके से वो जनरेशन। स्टेप फर्स्ट आप लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट क्या होते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। हाँ तो ये इनिशिएटिंग स्टेप कर रहे हैं, यहाँ से आपका बन जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा BCH2, साथ में सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे ग्रुप, और ये जगह कार्बन आयन। समझ में आया यहाँ पे, ये G जो है ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन डिलीट करेगा, तो जब ये खींचेगा तो ये बगल वाले से लेगा, ये बगल वाले से लेगा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए जाएगा, क्योंकि ग्रुप क्या है EWG, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप। ये रिंग से सॉरी ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बगल वाले से एक्सेप्ट करेगा, तो ये फिर बेस है ही यहाँ पे। तो बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनेटर, ये तुरंत डोनेट कर देगा इसको। तो यहाँ से हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, स्टेप सेकंड, हमें पता है स्टेप सेकंड क्या होता है, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। तो चेन प्रोपगेटिंग स्टेप में हम क्या करते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए, ये आपका हो गया BCH2CH ग्रुप, यहाँ पे माइनस, इससे आप इसका एडिशन करा दीजिए,
यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए सेकेंड, तो ये जगह CH2 डबल बॉन्ड CH, एक दूसरा विनाइल ग्रुप लीजिए। अब देखिए दूसरा विनाइल ग्रुप में क्या होगा, आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए इधर, तो जगह CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या करेगा, इसको अप्रोच करेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा BCH2 CH माइनस, CH माइनस नहीं जुड़ जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रुप ये G है, यहाँ पे आपका ग्रुप हो गया, साथ में CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रुप, यहाँ पे फिर कार्बन आयन जनरेशन। इसी तरह आप देख रहे हैं बार बार एडिशन होता जाएगा, बार बार हमें कार्बन आयन मिलेगा, तो ये वाला टर्म आपका कितने टाइम्स मिलेगा, n टाइम्स। आगे जब आप ऐड करोगे, मान लीजिए यहाँ पे अपने CH2 डबल बॉन्ड CH एक और ऐड करा दिया, फिर वही फॉर्म से इसके साथ जुड़ जाएगा CH, तो फिर आपने देखा क्या एक नया स्टेप मिला, तो यही ना मिला है CH ग्रुप और CH2, ये बार बार आपको मिलता जा रहा है नए स्टेप के साथ। अब हम क्या करते हैं लास्ट चेन स्टेप थर्ड, चेन टर्मिनेटिंग, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। यहाँ पे होगा जब चेन टर्मिनेटिंग स्टेप हम लेंगे, तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप को क्या करेंगे, हमें पता है कि माइनस ग्रुप है, H प्लस का आप क्या करा दीजिए, एडिशन करा दीजिए। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में कराएंगे, इन दिस स्टेप वी ऐड H प्लस, वी ऐड H प्लस इन ग्रोइंग पॉलीमर, इन ग्रोइंग स्टेप, यानी ये जो ग्रो कर रहा है स्टेप बार बार प्रोपगेट हो रहा है, इसी में आप करेंगे H प्लस का एडिशन। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक चीज देखना है थोड़ा सा, BCH2 CH ग्रुप CH2 ग्रुप, सो मैं यहाँ पे n टाइम्स लगाना चाहता हूँ, ये इस तरीके से बी इधर का भी, इसको इस तरीके से, ये ग्रुप बार बार ऐड हो रहा है ना, अगर जब जोड़ेंगे तो फिर CH2 CH ग्रुप ये ऐड हो जाएगा n टाइम्स, फिर आगे एक बच जाएगा RCH2 CH ग्रुप, ये ऐड हो रहा है बार बार CH2 CH ग्रुप, ये एक्चुअली में आता यही है CH ग्रुप CH2, बट ये एक नया स्टेप है। जब इसके साथ हम दूसरे CH2 को ऐड करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए दूसरे विनाइल ग्रुप को ऐड किया CH2 CH डबल बॉन्ड, ये हो गया, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये माइनस, ये आपका प्लस, तो ये इसके साथ ऐड होगा, फिर एक नया स्टेप बनेगा, ये ग्रुप आएगा, तो यही ग्रुप ना बार बार ऐड हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस ग्रुप को n टाइम्स यूज कर लिया। इसी में नहीं बनेगा, ये n टाइम्स मैंने अगले स्टेप में कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, H प्लस का एडिशन कराएंगे, तो B CH2 CH, यहाँ पे आपका ग्रुप n टाइम्स CH2 CH, ये ग्रुप अभी माइनस। तो देखिए होगा क्या, जब अगले स्टेप में H प्लस का एडिशन करा देंगे, तो यहाँ से हमारा H प्लस क्या करेगा, जोड़ के इसको न्यूट्रल कर देगा, बेस यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। जो यहाँ पे बेस यूज हुआ था, ये बेस क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जब इसकी बैलेंस यहाँ से पूरी हो जाएगी तो बेस को हटना पड़ेगा, ये जो जुड़ा था यहाँ से। अब ये इधर से भी चेन खुला रहेगा, इधर से भी चेन ओपन रहेगा, तो यही स्टेप जो होता है बार बार आता है, बस वहाँ पे हम क्या करते हैं, n टाइम्स कर देते हैं, यानी बेस यहाँ से हट जाएगा, तो हो जाएगा CH2 CH CH2 CH, यहाँ पे ग्रुप ये n टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ पे ये CH2 CH ये ग्रुप, ये आपका खत्म हो जाएगा। H प्लस अगर ऐड कर दिया तो इस तरीके से, चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक आपको ध्यान देना ये
कि BCH2 जो रहेगा फॉर्मेशन, तो H+ के एडिशन करा देंगे तो ये पूरा चेन टर्मिनेट हो जाएगा, एक कंप्लीट पॉलीमर को मिल जाएगा। तो ये मैंने तीनों डिस्कस कर दिया। कौन कौन सा? फ्री रेडिकल्स पॉलीमराइजेशन, दूसरा हमने डिस्कस किया कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, तीसरा हमने डिस्कस किया एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इसके एग्जांपल्स भी हम आप करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले बोला था कि जितने कंपाउंड्स मैंने पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, उन सारे कंपाउंड्स का मैं केंजा भी डिस्कस करूंगा और साथ में किस मोनोमर्स के बिहाफ पे बनते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इन तीनों के एग्जांपल्स, जिसमें मुझे पढ़ना है एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में 3 टाइप्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, कैटायनिक, एनायनिक। तो मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा किसमें कैटायनिक होता है, किसमें एनायनिक होता है, किसमें फ्री रेडिकल्स होता है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। देखिए जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन होता क्या है, एक्चुअल में इसका यूज क्या हुआ वो सबसे पहले हम देखते हैं। ये जिगलर और नाटा दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कैटलिस्ट का डिस्कवर किया था। अब जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मतलब जिस पॉलीमराइजेशन में हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। इसका मेनली यूज होता है आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। अब देखिए यूज इसका क्यों हुआ ये समझते हैं सबसे पहले। इसके लिए जिगलर-नाटा को नोबेल प्राइज भी मिला था दोनों को। रीजन क्या है, हम देखिए यहाँ पे यूज क्या करते हैं जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन में। यहाँ पे लिया जाता है ट्राईइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। हम क्यों यूज करते हैं उसका ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए मैंने यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा है, द पॉलीमराइजेशन विच इज फॉर्म्ड बाय द जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कॉल्ड जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन। एंड जिगलर-नाटा कैटलिस्ट आपका क्या होता है, ट्राईइथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। किसके प्रेजेंस में होता है ये, इन हेप्टेन। कौन सा सॉल्वेंट होता है, हेप्टेन, कार्बन हेप्टेन होता है। इसका यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे विनाइल पॉलीमराइजेशन में जब पढ़ते हैं पहला लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हीटिंग प्योर इथिलीन टू 350 टू 570 केल्विन, 350 से 570 केल्विन तक, अंडर द हाई प्रेशर 1000 टू 2000 एटीएम इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन बहुत लेस अमाउंट में होता है, यानी उसको हम बोलते हैं कि 0.01 से आपका 0. ये आपसे बोल सकते 0.3 टू 0.1%। बहुत कम अमाउंट में जो ऑक्सीजन ली जाती है उसको बोला जाता है ट्रेस ऑक्सीजन। समझते हैं क्या होता है जिगलर-नाटा यूज क्या है। ये प्रोसेस होता है एक इथिलीन पॉलीथीन बनाने के लिए। यहाँ पे इथिलीन लिया जाता है, इतना टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर, उसके बाद जाके यहाँ पे आपका पॉलीथीन तैयार होता है। अब जिगलर-नाटा ने किया क्या कि इनको नोबेल प्राइज मिला, ध्यान से समझते हैं। देखिए हमें एक छोटा सा पॉलीथीन बनाने के लिए, एक जो आप डेली यूज करते हैं पॉलीथीन शुगर खरीदने के लिए या जो कि भी डेली मतलब शॉप पे जो नॉर्मल पॉलीथीन मिलती है जिसमें आप कुछ भी सामान लेते हैं वो ये पॉलीथीन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसकी टेक्सटाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी वीक होती है, बट इतना भी वीक नहीं होता कि फट जाए, बट ज़्यादा वेट देने में क्या होता है, फट जाता है। तो हमें पता चला एक तो इसकी स्ट्रेंथ वीक है, ऊपर से आप सोचें एक छोटे से पॉलीथीन को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर लगाना पड़ रहा है। बहुत बड़ी प्रेशर होती है, 2000 एटीएम के करीब आपको एक छोटे से पॉलीथीन को बनाने के लिए इतना प्रेशर देना पड़ रहा है, और साथ में टेम्परेचर भी 350 से 570 केल्विन। अब आप सोचिए कि ये तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल हुआ। यहाँ पे एक पॉलीथीन बनाने की इतना खर्च, इतना हाई प्रेशर देना पड़ेगा, फिर साथ में इतना टेम्परेचर। तो जिगलर-नाटा ने किया क्या, यहाँ पे जिगलर-नाटा ने ये कैटलिस्ट यूज किया जो इनके नाम से जाना जाता है। जब इस रिएक्शंस में, इसी रिएक्शंस में जब हम इसको यूज कर देते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट की जगह हम क्या यूज करते हैं, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आपको पता है ये रिएक्शन पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन आपका 333 केल्विन से अप्रॉक्स 343 या 353 केल्विन टेम्परेचर, और साथ में ये देखिए क्या रिड्यूस हुआ 6 to 7 एटीएम। मतलब आप समझ रहे हैं जहाँ 1000 से 2000 के बीच में एटीएम प्रेशर देना पड़ता है, तो वो मात्र 6 से 7 एटीएम, 6 से 7 एटीएम में ही प्रेशर खत्म हो गया। यानी एक छोटे से पॉलीथीन बनाने के जो इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता था वो मात्र इतने में रिड्यूस हो गया। टेम्परेचर भी 333 केल्विन हो गया। 333 में आप समझ सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 25 में आप 278 कर दीजिए, 273, तो ये आपका 298 केल्विन होता है। अप्रॉक्स 30 नहीं 40 डिग्री सेल्सियस का अप्रॉक्स हुआ। तो इतने कम टेम्परेचर में और साथ में प्रेशर जो इतना हाई प्रेशर देना पड़ता था वो रिड्यूस हो गया कितने में, 1000 या 2000 एटीएम हो गया 6 to 7 एटीएम।
किस वजह से, बस यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यहाँ पे प्रेजेंस किसके, जिगलर नाटा के। तो जिगलर नाटा के प्रेजेंस में ये पूरी चीज जो इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर के लिए यूज होता था वो एक लाइन में सॉल्व हो गया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। जो 10 से 20,000 1000 to 2000 यहाँ पे एटीएम प्रेशर रखता था, वो 6 से 7 एटीएम प्रेशर होगा, जो कि बहुत मामूली प्रेशर होता है, हल्के से भी प्रेशर सप्लाई किया जा सकता है। इसलिए इनके यूज से जो पॉलीथीन बना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, और साथ साथ उसका नाम क्या हुआ, एलडीपी ना होके वहाँ पे क्या हुआ, एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप समझ में आया जिगलर नाटा का यूज क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। अब देखिए लो डेंसिटी पॉलीथीन तो हमने बता दिया, शुगर वगैरह जो भी करने जाते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, कपड़े वगैरह जो लाते हैं वो भी लो डेंसिटी पॉलीथीन। बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है, जिसका आपका बॉटल तैयार होता है, पाइप वगैरह यूज होती है, ये पाइप लाइन्स वगैरह जो होती हैं घरों में यूज करते हैं, वो पाइप बॉटल्स की जो प्लास्टिक होती है वो इस प्लास्टिक से बनती है। सूट वगैरह आप जो खरीदने जाते हो वहाँ पे जो कवर का प्लास्टिक मिलता है, वो रेन कोट में जो आप प्लास्टिक मोटे वाले यूज करते हैं, वो सारे प्लास्टिक आपके किससे बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो चलिए हम आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाई the heating of pure ethylene in the presence of with temperature 333 to 353 approx 353 होता है, 343 Kelvin, pure ethylene with temperature 333 to 340 under the 6 to 7 atm pressure, 6 to 7 in the presence of, ये सबसे important है, in the presence of जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका क्या होता है, मैंने अभी दिखाई दिया था, इसको कैलकुलेटर भी लीजिए, C2H5 थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ये होता है आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो रिएक्शन आपका ये हो जाएगा NCH2 यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 to 7 atm प्रेशर, टेम्परेचर होगा 333 to 343 केल्विन, और आपका बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया पॉलीथीन। कौन सा, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यहाँ पे इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो यही था आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यूज क्या होता है इसका मैंने बता दिया, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक बॉटल एंड आपका पाइपलाइंस जो यूज होता है। और आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि जितने हम सूट वगैरह यूज करते हैं तो उसको कवर जो रखने के लिए प्लास्टिक यूज होती है, या आपने देखा होगा साड़ियों को, जो महंगे साड़ी वगैरह होते हैं जिसमें चेन कोटेड होता है, या आपने कंबल वगैरह देखा होगा रखने के लिए प्लास्टिक वगैरह यूज होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो प्लास्टिक, ऐसा पॉलीथीन जिसकी टेंसाइल की स्ट्रेंथ क्या हो, स्ट्रांग हो। रेनकोट वगैरह जो बनता है, स्ट्रांग रेनकोट, वो आपका किससे बनता है, सब पॉलीथीन से बनते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से। तो ये आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। अब अभी हम देख रहे थे सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, विनाइल पॉलीमर्स। तो सम इम्पोर्टेंट विनाइल पॉलीमर्स में हम पहला क्या पढ़ चुके हैं, LDP और HDP। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जितनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारे अभी तक के जो करा रहा हूँ सब फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो अभी मैं जितने भी डिस्कस करूँगा सब किसके फॉलो करते हैं, फ्री रेडिकल्स, नॉट कैटायनिक एंड नो एनायनिक। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट LDP HDP के बाद पॉलीविनाइल कंपाउंड्स में पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन क्या होता है, इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो प्रोपाइलिन होता है, इसका मोनोमर्स क्या होता है, प्रोपाइलिन।
तो प्रोपाइलिन क्या होता है, देखिए जब पराऑक्साइड हो गया तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा जितने भी रिएक्शंस में पराऑक्साइड लिख दिया तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया हुआ है, फ्री रेडिकल्स, जो अभी मैंने पढ़ा था, फ्री रेडिकल्स पॉलीमराइजेशन। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोपाइलिन लिया, प्रोपाइलिन का पराऑक्साइड में रिएक्शंस कराया, पराऑक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे होता क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही आप क्या करेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जितने भी CH3 CH2 बॉन्ड आपके आएंगे ये लगातार आपके क्या होते हैं, या आप इसको ग्रुप को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH ऐसे लिख दीजिए आप, इसको विनाइल है ना, तो विनाइल के कंपाउंड टर्म में बना दी CH2CH, ये हो गया CH3, लीजिए देखिए यही ना, CH2CH CH3, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, विनाइल कंपाउंड बनाता। हम अभी जितने भी पढ़ रहे हैं सब क्या पढ़ रहे हैं, विनाइल पॉलीमराइजेशन में। तो विनाइल पॉलीमराइजेशन में मैंने इथिलीन भी पढ़ा और पॉलीथीन, अब उसी विनाइल पॉलीमराइजेशन में तीसरा एग्जांपल क्या देख रहे हैं, पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये विनाइल ग्रुप बना दिया, विनाइल ग्रुप में फिर दूसरा एडिशन कराया, तो आपको पता है फ्री रेडिकल से एडिशन होगा, यही ग्रुप आपका बार बार जुड़ता जाएगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल्स होगा, अगला जब इसके साथ हम ऐड करेंगे तो CH एक अगले CH के साथ जुड़ जाएगा, CH2 के साथ जुड़ जाएगा और साथ में एक CH3 फिर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए वही कंपाउंड बना ना, ये आपका हो गया CH2 साथ में CH3 और साथ में CH3, यही ग्रुप बार बार ऐड हो रहा है, CH2 CH CH3 फिर CH2 CH CH3। तो ये बार बार इधर आप ओपन चेन कर देना, ये हमेशा ओपन रहता है। पॉलीमर में एक चीज नोट करना, जो पॉलीमर बनता है वो हमेशा ओपन चेन का होता है, दोनों तरफ से ये ओपन रहता है। ओपन रहने का रीजन क्या होता है, और मॉलिक्यूल के साथ ये जुड़ सकता है, क्योंकि हमें फंडामेंटल पूरा मॉलिक्यूल्स पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हमने यूज किया है, 100 यूज किया है 500, तो हम क्या मान के चलते हैं कि ओपन चेन है, ऐसे जितने भी चेन्स आएंगे दोनों तरफ जुड़ सकते हैं। तो ये हुआ पहला आपका, इसका यूज क्या होता है, इट इज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन, ये स्ट्रॉन्गर है, हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलीथीन। सेकंड क्या है इसकी, इन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग पाइप एंड बॉटल्स, ये पाइप और बॉटल्स बनाने भी काम आता है, जैसे मैंने बताया था कि प्लास्टिक से स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम आते हैं दूसरा विनाइल पॉलीमर, विनाइल पॉलीमर में ही तीसरा चौथा देखते हैं पॉलीस्ट्रीन, ये इसका नाम होता है स्टायरॉन। ये सारे कंपाउंड आपसे पूछे जाते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये दो तीन दे दिया, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ पॉलीप्रोपिलीन या स्टायरॉन या नियोप्रीन, तो इनमें से कोई दो को आपको लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज आप समझ लेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे थियरी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है, ये आपका स्टायरीन कंपाउंड है, देखिए ये भी आपका क्या है, विनाइल। एक चीज आप माइंड में रख लीजिए, अभी तक मैं जितने पढ़ा रहा हूँ एडिशन पॉलीमराइजेशन में लगभग सारे आपके क्या होते हैं, विनाइल ग्रुप होते हैं। तो जितने भी विनाइल ग्रुप होते हैं तो आप बस ये याद रख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप एक ग्रुप लगा दीजिए, दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे H हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथिलीन। CH3 आपने लगा दिया तो आप इस तरीके से कंपाउंड पा जाएंगे, ये प्रोपाइलिन। अगर आप यहाँ पे एराइल लगा दिए C6H5 तो आप स्टायरीन पा जाते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या करते हैं, ये आपका कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है उस ग्रुप में, तब ये बदलता है। तो चलिए हम देखते हैं, ये आप विनाइल ग्रुप याद रख लीजिएगा, ये सारे एडिशन पॉलीमर्स में आपके क्या यूज होते हैं, विनाइल ग्रुप यूज होते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे हमने मोनोमर क्या यूज किया है, ये आपका मोनोमर है, तो मोनोमर हमने आपका यूज किया है स्टायरीन। कौन सा मोनोमर है, स्टायरीन, ये स्टायरीन है CH2CH C6H5, इसको बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। तो देखिए ये मॉलिक्यूल यूज किया, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, पेरोक्साइड, तो मैकेनिज्म यहाँ पे कौन सा फॉलो होगा, फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म, जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। तो फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म में आप देखोगे यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2CH फ्री रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्म होगा, एक नया फ्री रेडिकल्स अगले फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ेगा, तो यही ग्रुप बार बार जुड़ता जाएगा, कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो चाहिए तो आप एन टाइम्स लिख दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ये भी सही है। तो ये आपका बन जाएगा स्टायरॉन, इसका नाम क्या होगा, पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन, ये हो गया। अगर हम डिस्कस करते हैं, अच्छा इसका यूज क्या है, इट इज यूज ट्रांसपेरेंट पॉलीमर फॉर मेकिंग प्लास्टिक टॉय एंड रेडियो टेलीविजन। ये जो रेडियो टेलीविजन या टॉय वगैरह घर में यूज होता है, या हाउस वेयर की सारी चीज़ें जो घर में हम यूज करते हैं, वो आपकी किस चीज़ की बनी होती है, स्टायरीन की, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब दिखाई दे, जैसे रेडियो का आपने देखा होगा ग्लास यूज होता है, तो रेडियो के बीच में एक ग्लास होती है ना, टीवी का ग्लास नहीं होता फ्रंट वाला, तो कांच का भी बना होता है, एक फाइबर टाइप आता है, तो वो आपकी क्या होती है, इसी को बनता है। टॉय भी आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट का ही टॉय, तो वो सब आपके यूज होते हैं स्टायरीन के, स्टायरीन पॉलीमर से। अब लास्ट डिस्कस करते हैं इसमें नियोप्रीन। तो नियोप्रीन आपका क्या होता है, नियोप्रीन एक्चुअल में यहाँ पे जो मोनोमर यूज होता है वो क्लोरोप्रीन यूज होता है।
बट क्लोरोप्रीन डायरेक्टली नहीं मिलता, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं। तो विनाइल एसिटिलीन, ये आपका कौन सा ग्रुप है, विनाइल एसिटिलीन। देखिए CH2CH, उसके साथ एक पूरा एसिटिलीन ग्रुप लग गया है। तो विनाइल एसिटिलीन को हम किससे रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यहाँ पे आप ध्यान दें ट्रिपल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड आपका इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो H प्लस इधर और Cl माइनस इधर, ये जुड़ गया। तो आप देख रहे CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl और CH2, ट्रिपल बॉन्ड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन। यहाँ पे क्लोरीन लग गया ना, इसीलिए इसका नाम होता है क्लोरोप्रीन। अब हम देखते हैं ये क्लोरोप्रीन के क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। तो क्लोरोप्रीन के अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले ले तो यहाँ पे होता क्या है, 1,4 डाई एडिशन होता है। चलिए कैसे होता है इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये हमने क्या लिया, क्लोरोप्रीन का 2 मॉलिक्यूल यूज किया, एक क्लोरोप्रीन 2 क्लोरोप्रीन, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 2 3 4। इधर पे डिस्कस करते हैं 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां से आपका बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, ये आपका बॉन्ड, हाँ यहाँ से पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड इस तरीके से, और यहाँ का पाई बॉन्ड आप देखिए। अच्छा क्लोरीन यहाँ पे आपका यूज हो गया है, यहाँ पे आपका क्लोरीन यूज होगा, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला 1,4 डाई एडिशन होता है। तो देखिए 1 पे और 4th पे इन्हीं का क्या होता है, एडिशन होता है। तो आप यहाँ पे एडिशन करा दीजिए। एक मिनट, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे डबल क्रिएट करेगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। तो ये आप इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस चार्ज, माइनस यहाँ पर अटैक करके डबल बना देगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। तो देखिए होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा बॉन्ड, यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, फिर CH, सही है, CH फिर डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका हुआ माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे हुआ प्लस, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए CH2 से CH2 जुड़ा है, ये CH2 से CH2 जुड़ जाए इस बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। बट यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब देखिए यहाँ पे बना क्या, CH2 ये, फिर C, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक जब होगा तो ये इस पे अटैक करेगा अल्टरनेट दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ पे आपका बना देगा पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ये देखिए आपका डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड होते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉन्ड बना दिया, 2 ये 3 तो 5, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस हुआ, तो फिर ऐसे ही फर्दर इसमें भी होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये जाएगा आगे, यहाँ बनाएगा आपका पार्शियली डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ आपका होगा पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ हुआ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, यहाँ होगा पॉजिटिव, ये दोनों आपस में क्या किया, जोड़ दिया नेगेटिव पॉजिटिव को। तो देखिए यहाँ तक सही था, CH2 हो गया, ये CH2 उसके बाद CCl, फिर देखिए मैंने बोला ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आगे फॉर्मेट होगी, यहाँ पे आपका क्या क्रिएट होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड है क्रिएट हुआ इसके साथ। तो यहाँ पे आपका देखिए ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, फिर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, सिंगल पे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे आपका ये ओपन चेन कर दिया। देखिए ये ओपन चेन है, इस पर माइनस साइन लगाइए या तो फिर ओपन चेन बना दीजिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये एडिशन पॉलीमर है ना, ये पॉलीमर बना होगा कंप्लीट। तो पॉलीमर में क्या करते हैं, इधर भी एक ओपन चेन कर देते हैं, ये जो स्टार्ट था इधर भी ओपन चेन करते हैं। देखिए इधर जब ये गया होगा तो यहाँ पे आपका एक तरफ से प्लस आया होगा, यहाँ पे माइनस, इस कार्बन पे ये माइनस तुरंत अटैक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया गया, तो ये वाला प्लस होगा और इधर वाला जो लास्ट होगा ये माइनस होगा। बट प्लस माइनस ना लिख के इससे अच्छा है कि ये प्लस का जो होगा, जो अगला मोनोमर हम यूज करेंगे उसका माइनस इसके साथ जुड़ेगा, और जो अगला और मोनोमर यूज करेंगे ये इसके माइनस से उसका प्लस जुड़ेगा। अभी नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से देखिएगा फिर से। देखिए अगर ये कंपाउंड मैंने बनाया तो यहाँ पे आपका प्लस क्रिएट होगा, इस तरीके से बॉन्ड डीलोकलाइज हो रही है, और यहाँ पे लास्ट वाले पे आपका माइनस क्रिएट होगा, यहाँ तक आपको डाउट नहीं है। और यहाँ पे आपका देखिए माइनस क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका प्लस, तो ये प्लस माइनस तो आपस में जुड़ गए, ये CH2 जुड़ गया, तो देख लीजिए यहाँ पे CH2 जुड़ गया। बट यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, और ये दोनों ओपन चेन है, खुले होंगे। तो आप बताइए जब और मॉलिक्यूल यूज करेंगे मोनोमर्स के, हमें तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स इसमें यूज हुए हैं, तो जब हम और मोनोमर्स यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका माइनस इसका प्लस, तो इसके प्लस के साथ जो अगला आएगा उसका माइनस जुड़ेगा, और इसके माइनस के साथ जो अगला यूज हुआ होगा मोनोमर उसका प्लस जुड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि प्लस माइनस न लिख के हम क्या लिख दें, दोनों तरफ चेन खोल दें।
ये चेन और ये चेन। तो ये चेन क्या होगा, ये चेन एक्सेप्टर होगा, ये चेन क्या होगा, डोनेटर होगा। तो ये जो कंपाउंड आपका फॉर्म होता है ये नियोप्रीन है। चलिए फिर आज इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए प्रॉपर्टी के बारे में, फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट इसमें भी 6, 7, 8 ग्रुप है पॉलीमर यूज है, तो 5 या 4 पॉलीमर इसमें भी बहुत यूज है। अभी आगे डिस्कस करेंगे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह, पैन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, तो ये सारे डिस्कस हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।